बच्चों, जैसा हमने देखा कि विकास के भिन्न भिन्न लक्ष्य होते हैं, तो अब हमारा है कि विभिन्न देशों और राज्यों की कैसे तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे कि कोई देश विकसित है या अविकसित है, कोई राज्य पिछड़ा है या कोई राज्य क्या है, विकसित राज्य है। तो इसका हम लोग पैमाना भी देखें कि प्रति व्यक्ति आय और क्या है, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, ये सब पैमाने में। अब आपको ये चार्ट जो आपकी बुक में दिया गया है उसके द्वारा समझाते हैं। पहले हमने राज्यों की तुलना की है ना। राज्यों की तुलना में पंजाब, केरल और बिहार, ये 3 राज्य की तुलना की गई है। आप देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक किसका है, पंजाब का, जहाँ 26,000 है। ये 2002 और 3 के आंकड़े हैं। यहाँ 26,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। परंतु यहाँ शिशु मृत्यु दर कितना है, 49 है। साक्षरता दर कितना है, क्या 70% है। और निम्न उपस्थिति अनुपात, मतलब 1 से 5 क्लास के बच्चों का उपस्थिति कितना है, यानी कि 81%। लेकिन वही केरला देखिए, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 22,800 है, लेकिन ये क्या है, इसमें शिशु मृत्यु दर सिर्फ 11 है। प्रति 1,000 जीवित बच्चों में सिर्फ 11 बच्चे ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं 1 वर्ष के अंदर। साक्षरता दर भी 91% है और निम्न उपस्थिति अनुपात ये क्या है, ये भी 91% है। इस तरह हम इस राज्य के आंकड़ों का तुलना करके कह सकते हैं कि हर मामले में केरल पंजाब से बेहतर है ना। उसी तरह हम विभिन्न देशों की तुलना कैसे कर सकते हैं। विभिन्न देशों की तुलना करने का आय का मात्रक उसमें क्या हो जाता है, अमेरिकी डॉलर से हम उसमें आय को मापते हैं। उसके अलावा भी और भी पैमाने होते हैं। विश्व बैंक की 2006 की यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट 2006 के अनुसार जो आंकड़े थे, अगर किसी व्यक्ति की मतलब कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये या उससे अधिक है तो वो देश कैसा देश होगा, विकसित देश होगा। और अगर उसी किसी देश की आय 37,000 रुपया या उससे कम है तो वो देश गरीब देश होगा। और इस बीच के देशों में विकासशील देश जिसे कहा जा सकता है। अब हम राज्य और देशों की तुलना करते हैं। इसमें एक अहम चीज है बीएमआई इंडेक्स, यानी कि बॉडी एंड मास इंडेक्स, है ना। बॉडी का भार और किस तरह से हम लोग नापते हैं, इससे हम लोग पता लगाते हैं कि पोषण का स्तर क्या है लोगों का। इसको क्या करते हैं, इसको वेट इन किलोग्राम, यानी कि भार है, जो आदमी का भार है, मान लो 50 किलो का आदमी है तो उसका भार है यहाँ 50 किलो लिखेंगे। और हाइट 1 मीटर 1.5 मीटर जितना लंबा है उसको हम लोग क्या करेंगे, लंबाई के स्क्वायर में इसे नापते हैं। अगर उसका मान 18.5 से कम आया, है ना, ये अगर कैलकुलेशन करें 18.5 से कम आया तो वो आदमी क्या होगा, अल्प पोषित होगा। अगर ये 25 से ज्यादा 25 या 25 से ज्यादा आया तो ये आदमी क्या होगा, अति भारित, यानी कि मोटापे से ग्रसित होगा। तो ये हम बढ़ते हुए बच्चों में इसको नहीं करते हैं, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे हमेशा वेट गेन लूज करते हैं या उनकी हाइट हम कांस्टेंट नहीं रहती है। ये हमारे घर के अगर कोई काम वाली हैं या फिर मजदूर वगैरह हैं, उन्हें उनका देखा जाता है कि ये पोषित है या नहीं पोषित है। तो इसे हम वयस्क लोगों में इसका तुलना करते हैं। अब हम देखते हैं किसी देश की किस तरह से तुलना की जाती है। हमने यहाँ पे देश लिया है, ये 2004 के आंकड़े हैं। 177 देशों का आंकड़ा लिया गया है, जिसमें श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देशों का आंकड़ा लिया गया है। इसमें हम देख सकते हैं, ये आपकी बुक में क्वेश्चन भी है कि किस तरह से श्रीलंका या फिर अन्य कंट्री का किस तरह से कंपैरिजन किया गया, तुलना किया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय, इसको देशों की जब तुलना करते हैं, अभी बताया कि इसको क्या करते हैं, यूएस डॉलर या अमेरिकी डॉलर में इसको लेते हैं। तो इसमें कितना है, 4,390 अमेरिकी डॉलर ये श्रीलंका का है। और जन्म के समय संभावित आयु कितनी है, यहाँ पे 74 वर्ष है। और साक्षरता दर कितनी है, 15, मतलब यहाँ पे 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का लिया गया है, 91% है। 3 स्तरों के लिए नामांकन अनुपात, 3 स्तर यानी कि प्राइमरी, है ना, सेकेंडरी और अपर लेवल के लिए 3 स्तरों का जो अनुपात है ये लिया गया है।
और साथ ही साथ इस आधार पे देशों की रैंकिंग की गई है कि जो देश ज्यादा विकसित है वो 1 नंबर या टॉप पे रहेंगे, जहां ज्यादा मानव का विकास हुआ है हर चीज में, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, हर चीज में, तो वो 1 नंबर में रहेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं हमारे पड़ोसी देशों का आंकड़ा कि प्रति व्यक्ति आय US डॉलर में सबसे कम किसका है, म्यांमार का है, और सबसे अधिक किसका है, तो श्रीलंका का है। जन्म के समय संभावित आयु यहाँ पे सबसे कम किसकी है, तो म्यांमार की है, यानी कि बच्चे कितने उम्र तक वो जीवित रहेंगे, यानी कि 61। साक्षरता दर भी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की साक्षरता दर बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ 41% लोग ही यहाँ पे शिक्षित दिखाया जा रहा है। 3 स्तरों के लिए नामांकन ये पाकिस्तान में बहुत कम है, यानी कि सिर्फ 35% ही तीनों लेवल के लोग पढ़ पाते हैं। उसके और हम देख रहे हैं कि इस तरह से ओवरऑल कौन है, श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है वो हर मामले में हमसे बेहतर है, या आसपास के सभी साउथ एशियन कंट्री जो दक्षिण एशियाई जो देश है उनमें ये सबसे अच्छा है। इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह देशों का और राज्यों का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और हमें ये भी देखना है कि अगर जो लोग गरीब हैं उन तक कैसे सुविधा पहुंचाई जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं देती है सरकार, हमारी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, यातायात पे हर तरह की सुविधाएं देती हैं। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा विकास धारणीय कैसे हो। धारणीय विकास यानी कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ी के लिए भी हम जो भी नीड है उसको पूरा करते रहे। जैसे हम लोग अगर 2 तरह के स्रोत होते हैं, एक नवीकरणीय स्रोत और एक गैर नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत जो हमें अगर हम जितना उपयोग करें वो क्या होता है कि वो खत्म नहीं होता है। जैसे सूर्य एनर्जी, सूर्य की जो ऊर्जा है हम रोज उपयोग करें, लेकिन वो चाहे पवन एनर्जी, ये सब है जो हमेशा रोज उपयोग करने से भी वो फिर से नया हो जाता है, वो खत्म नहीं होता है। लेकिन गैर नवीकरणीय स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, ये जितनी हम उसका उपभोग करते हैं वो जितना ज्यादा करेंगे, या फिर भूमिगत जल है, ये सब क्या है अगर ज्यादा मात्रा में उपयोग करने से क्या होता है, ये खत्म होते जाते हैं। तो इसके लिए हमें इस तरह से उसका उपभोग करना है कि अभी अपने वर्तमान का उपयोग करते हुए हमारी भावी पीढ़ी है ना, आगे के बच्चों के लिए हमें इसे सुरक्षित रखना है। तो इसके लिए हमें पर्यावरण का संतुलन और समन्वय बना करके रखना है। इसलिए हम हमारे अर्थशास्त्री, दार्शनिक, है ना, पर्यावरणविद जो भी हैं, सब मिल करके एक साझा उसका समन्वय बनाना होगा, जिससे हम सतत विकास या विकास की धारणीयता को बनाए रख सकते हैं। हमारा विकास का लक्ष्य इसी तरह पूरा होगा।